बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आप सभी के लिए पहली प्रश्नावली का महा मैराथन वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, अगर जो आपने इस एक वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो यूं समझो आपके पहली प्रश्नावली में गणित के कहीं भी नंबर नहीं कटने वाले। इस चीज की मेरी या इस बात की मेरी संपूर्ण गारंटी है। ठीक है, आप देख लेना, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी बच्चे सभी ये जो क्लास है इसको सभी बच्चों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। तो मैं क्या करूंगा, उन्हीं प्रश्नों को लूंगा जो गत वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए 2022 में पहली प्रश्नावली से कौन सा प्रश्न है, 2021 में कौन सा है, या 2020 में कौन सा प्रश्न है। ठीक है, उनके बेस पर मैंने आप एक शेड्यूल तैयार किया, एक सिस्टम तैयार किया, जिसके अकॉर्डिंग अगर से आप लोग इसको देखोगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वास्तविक संख्या, तो संख्याओं से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो संख्याओं से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में संख्याएं होती है, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हमारे पास में भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य, और एक हमारे पास में होती है अभाज्य संख्या। तो इससे 99% संभावना होती है कि परीक्षा से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो शुरुआत कर दिया हमने, स्टार्ट कर दिया कहानी को। आप सभी एकदम ध्यान से समझना है इस महामैराथन के वीडियो को, जिससे कि आपके परीक्षा में नंबर नहीं घटेंगे। तो सबसे पहले भाज्य संख्या, तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, या ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है। ठीक है, एक नंबर का सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा। देखो यहाँ पर सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी होगी 6, उसके बाद में 7 नहीं होगी 8, इस प्रकार से ये चलती रहती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है भाज्य, वो हमारे पास कौन सी होती है 4 होती है। उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अगर जो अभाज्य संख्या की बात की जाए कि भाई अभाज्य संख्या कौन सी होती है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, ऐसे चलता रहता है। लेकिन सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो वो 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात की जाए वो कौन सी होती है 4 होती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक कहानी पूरी पूरी समझ में आ गई। ठीक है, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर जो कोई परीक्षा में पूछ सकता है तो वो ये पूछ सकता है कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या की परिभाषा आपको परीक्षा में पूछ सकता है एक नंबर के प्रश्न में। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्या है जिनको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और q बराबर में क्या नहीं होता 0, और h ये p और q का किसके बराबर होता है 1 के बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कौन सी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, वीडियो को धीरे करके। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं, और q बराबर में क्या नहीं होता 0 नहीं होता, और HCF किसका p और q का किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर आपको मेरे हिसाब से बात समझ आ गई कि परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है। अब परिमेय संख्या की आपको परिभाषा पूछ सकता है, या आपको क्या पूछेगा ऐसे एक नंबर में प्रश्न पूछेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपको पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया मेरे को यहां पर 0/2 एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमें दे दिया यहां पर अनंत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमें क्या दे दिया यहां पर
1/2 और चौथा ऑप्शन मान लीजिए हमें दे दिया 5/10। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपको ये पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि भाई परिमेय संख्या की परिभाषा सर ने अभी बताई कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, कि परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है कि एक तो p बटा q के रूप में होना चाहिए, यानी बट्टे के रूप में होना चाहिए। q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए, p और q का, वो मैंने आपको अभी बताया कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो p बटा q देखती है तो p बटे q के रूप की ये भी है, ये भी है p बटे q के रूप की, भाई p बटे q की ये भी है, एक ये भी p बटे q के रूप की है और ये भी किस रूप की है, p बटे q के रूप की है। तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई कौन सी परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको क्या कहा है, अभी मैंने आपको क्या कहा है कि क्या होना चाहिए, कि q की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर तो हमारे पास में जो परिमेय संख्या होगी ना वो कौन सी होगी, 1/2 होगी। अब प्रश्न ये उठता है सर 1/2 क्यों होगी, ये 5/10 क्यों नहीं हो रही परिमेय संख्या। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर 2/0 है, तो सबसे पहले ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में ये ऊपर वाला p होता है और नीचे वाला क्या होता है, q, और परिभाषा क्या बोलती है, q की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि q की जगह हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। ये हम लोग नहीं ले सकते, अनंत होता ही नहीं, क्योंकि ये p/q के रूप का है ही नहीं। ये p/q का रूप का हमारे पास में, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये देखो 5/10 है, तो 5/10 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 1 पंजो पंजो 2 पंजा कितने हो गए, 10। तो जो संख्या कटती ना दिया, जिसके अंदर किसी का भाग जाता है, तो वो परिमेय संख्या संपूर्ण परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे मान लीजिए 1/2 है, ये किसी के पार्टे से नहीं कटती, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये किसी पार्टे से क्या हो रही है, कट रही है। तो हमेशा ध्यान रखना परिमेय संख्या कौन सी होगी, p/q के रूप की होनी चाहिए, q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए और ये किसी के पार्टे से कटनी नहीं चाहिए। ये आपको खास करके ध्यान रखना। मैंने आपको परिमेय संख्या को संपूर्ण समझा दिया है। ठीक है, अब देखो यहां से आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको भाज्य संख्या समझ में आ गया, अभाज्य संख्या समझ में आ गया, परिमेय संख्या समझ में आ गया। मैं उन्हीं टॉपिक को यहां पर ले रहा हूं जो परीक्षा में आने की 99.99 संभावना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि प्रश्नावली के नाम की, कि आपको परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं 1 नंबर के प्रश्न में कि वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखिए, वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखिए। तो आप सभी को आनी चाहिए भाई वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। आप लोग कॉपी पेन में लिख लेना, मैं बोर्ड पर नहीं लिखवा रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, वास्तविक संख्या की परिभाषा या आपने लिखी है तो उसको याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय संख्या लिखना, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात भी पूरी समझ में आ गई। तो जितने भी एक नंबर के प्रश्न बनते हैं वास्तविक संख्या की प्रश्नावली से, उसको मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 1 नंबर का काम मैंने आपको करा दिया। अब इस प्रश्नावली से जो 2 नंबर का प्रश्न आएगा उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहां से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं। अब देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तो बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि इस बार पूरी आने की संभावना है कि जो हमारे पास में 4 n अंक है। जैसे मान लीजिए प्रश्न ऐसे का क्वेश्चन कि 4 n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि 4 n अंक क्या 0 पर समाप्त होता है। अगर 0 पर समाप्त होता है तो हमें बताना है, अगर नहीं होता है तो भी हमें बताना है। ठीक है, और जहां n हमारे पास में क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, एकदम इजी सा। अब ना ये एक तो आपको दे रखा है 6n और एक आपको दे रखा है 4n। जो 6n दे रखा है वो दे रखा है प्रश्न में, और जो 4n दे रखा है वो दे रखा है उदाहरण में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इसको इस प्रकार समझाना चाहता हूं कि चाहे आपको 4n पूछ ले, चाहे आपको 7n पूछ ले, चाहे आपको 6n पूछ ले, चाहे आपको 10n पूछ ले, चाहे आपको 11n पूछ ले,
कहने का मतलब है कोई सा भी पूछे, इसका जो करने का तरीका है वो आपको एक सिमिलर बताने वाला हूं, यानी कि सेम टू सेम। कोई सा भी प्रश्न आए आप लोग इसको आराम से अटेंड कर सकते हो, इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कहूंगा कि 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको बताना चाह रहा हूं। अब अगर बात की जाए कि इस प्रश्नों को कैसे डील करें, तो ये आपको खास करके ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, परीक्षा के लिए सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो परीक्षा में आएगी, और जितना मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उसमें यूं समझो कि 100% संभावना परीक्षा में 100% पूछेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत ही एनालिसिस करके उसके बाद में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे टीचरों से राय लेके, बहुत सारे टीचरों का एक समूह है, एक ग्रुप बनाकर उसके बाद में आपसे डिस्कस करने आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं, ठीक है ना। तो आप अगर जे इसको ध्यान से समझोगे तो पक्का आपको परीक्षा में मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर जे आपको 4 अंक पूछ ले, 7 अंक पूछ ले, 6 अंक पूछ ले, 10 अंक पूछ ले, 11 अंक पूछ ले, अदरवाइज कुछ भी पूछ ले, जो करने का तरीका है वो क्या रहेगा, सेम टू सेम। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है। वो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। देखो ये तो लाइन है ना, आपको हर प्रश्न में लिखनी है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप का होना चाहिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आप m लिख सकते हो, ठीक है, 2 की घात n गुणा 2 की घात 5 के रूप का, 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। देखो यहां पर जो आपको n और m दिख रही है, यहां पर एक तो n है हमारे पास में और एक m है। आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्या है, तो n और m हमारे पास में होती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास में आप लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, और ये भी हमारे पास में क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब मैं इसका आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूं, ठीक है, कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे आपको रटी हुई बात कम याद रहेगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा दूंगा तो आपको ये क्यों समझो कि 26 मार्च तक आराम से याद रह जाएगा। अब देखो 4n का मतलब क्या होता है, देखो 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 2 गुना 5, अब 2 गुना 5 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हो गया 2 गुना 5 मतलब हो गया 10, क्योंकि 2 को 5 से गुना करो तो हो जाएगा 10। देखो ये लास्ट वाला 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप 2 गुना 5 को इस दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं उससे गुना करा दो, अंतिम वाला अक्षर या इकाई वाला अंक 0 ही होगा, पक्का एकदम कन्फर्म है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि अगर कोई भी संख्या इस विश्व की 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होना चाहिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m ही क्यों लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 4n पूछा आप एग्जाम में, तो 4n को आप ऐसे डील करोगे, यहाँ पर 4 ऊपर n, अब 4 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2, इसके ऊपर घात n, इसके ऊपर भी घात क्या लगा दोगे, n। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में। अब देखो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 2 के रूप का है, ना कि किसके रूप का है, 2 गुना 5 के रूप का है। अब आपको नीचे स्टेटमेंट क्या लिखना है, नीचे आपको लिखना है कि 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। अगर मान लो यहां पर हमारे पास में होता 10n सपोज दैट, तो हम लोग यहां पे इसको मिटाते, मान लीजिए 10n दिया हुआ है यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में कितना है 10n। अब इसका मतलब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस रूप का आएगा, 2 गुना 5 के रूप का, और ऊपर घात n, तो हमने क्या लगा दी, घात n। अब देखो ये 2 गुना 5 के रूप हो गया। अब हम लोग यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो हम लोग नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि हाँ 10 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है,
क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया कि हम लोग जैसे मान लो 4 की घात n आ गया, फिर हम लोग क्या कहेंगे, फिर हम लोग कहेंगे कि अंक 4n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया कि इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। ठीक है, ये प्रश्न 2 नंबर का आएगा, ये आपको ध्यान रखना, 2 अंक आएगा। ठीक है, हो सकता है आपको 26 मार्च को ये प्रश्न देखने को मिल जाए, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि इसको आप कैसे डील करोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग यहां से बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं। अब हम लोग जो अगला टॉपिक लेंगे वो लेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। किसका लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का। देखो एचसीएफ और एलसीएम की अगर बात की जाए तो आप सभी को आना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, बस वही सारे प्रश्न है। ठीक है, और अब तक एचसीएफ और एलसीएम में परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक एचसीएफ और एलसीएम से 2020, 21, 22 और 23 में एक भी प्रश्न नहीं है। इसका मतलब 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो आपको ये पूरा आना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में किताब पड़ी है, तो मैं एक प्रश्न देखो आपको यहां से लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक प्रश्न पड़ा है 26 और 91। ठीक है, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, तो यहां पर दे रखा है 26 और 91। अब 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब 26 और 91 दो, चाहे 20 और 22 दो, चाहे 50, चाहे 100 दो, चाहे 101, चाहे 200 दो, करने का जो तरीका है वो सेम टू सेम रहेगा। मैं आपको ये एक प्रश्न समझाऊं ना, इसका मतलब हो गया कि इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आपसे बन जाने चाहिए, वो आपसे आ जाने चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको एक प्रश्न करके बताऊंगा, आप सभी को इस टाइप के सारे प्रश्न कवर हो जाने चाहिए। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कि 26 दे रखा है, पहले इस 26 का आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सभी को करने आते हैं। जैसे मान लीजिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 13, 13 का 13, 13 2 कितने हो गए 26, यानी 26 हो गए। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। 91 का अगर जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो देखो आपको पता होना चाहिए 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, बताओ सारे। 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सारे बताओ। देखो यहाँ पर अगर आप सभी को पता है कि 13 साथी कितनी होती है 91, 13 साथी कितनी होती है 91, यानी कितना हो जाएगा 7 गुणा 13, कितना हो जाएगा 7 गुणा 13। ये अभाज्य गुणनखंड है, सिंपल सी कहानी, ये आपको आने चाहिए। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ किसके, 26 और 91 का, यानी 26 और 91 का। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इन दोनों में जो कॉमन होता है वो हमारे पास में एचसीएफ होता है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है कि 13 यहां पर भी है और 13 यहां पर भी है, तो हमारे पास में 13 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। 2 यहां पर है लेकिन नीचे नहीं है, 7 नीचे लेकिन ऊपर। देखो सिंपल सा फंडा है, जो कॉमन है वो एचसीएफ है और जो कॉमन नहीं है वो बच गया, वो सारा हमारे पास में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब अगर एलसीएम की बात की जाए, ठीक है, एलसीएम की अगर बात की जाए 26 और 91 की, तो यहां पर लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम हमारे पास में क्या हो जाएगा। देखो जो कॉमन नहीं आता, तो कॉमन कौन नहीं आ रहा, 2 और 7, तो 2 और 7 हमारे पास में, और जो कॉमन आता है उसको यहाँ पर एक बार लिखना पड़ता है, ये आपको खास करके ध्यान रखनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली एलसीएम में क्या होता है कि सारा ही लिखना पड़ता है, जो कॉमन आता है उसको भी, जो बच जाता है उसको भी लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 26 और 91 का एलसीएम हमने क्या लिख लिया, 2, 7, और जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखना पड़ता है, यानी हमारे पास में यहाँ पर कितने हो गए
13। अब आप इसको गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पर 13 साथी आपको पता है कितने होते हैं 91, और 91 को जब आप 2 से गुना करो तो हमारे पास में हो जाएगा 182 यानी 182। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ है नहीं। एचसीएफ और एलसीएम का 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा, 4 आने वाला 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा कि क्या ये संख्या 0 पर समाप्त होती है, 2 नंबर का वो हो गया। 1 नंबर का भाज्य संख्या का, 1 नंबर का अभाज्य संख्या का, 1 नंबर का परिमेय संख्या का, या 1 नंबर का वास्तविक संख्या का प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर अंतिम और लास्ट टॉपिक बचता है। कौन सा बचता है उसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये एक पॉइंट से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको क्या आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और एक दूसरा एग्जाम्पल देखकर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको यहां से मिटा देंगे। इसको मिटा कर एक सा हम लोग एक और प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, जो कि मान लीजिए घाते वाला लेते हैं, क्योंकि घात अगर जो प्रश्न आ गया तो आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक प्रश्न क्या लेते हैं, घात वाला लेते हैं, ठीक है। तो घात वाला देखता हूं मैं प्रश्न अच्छा सा। यहाँ पर हमारे पास में घात वाला कौन सा प्रश्न है, तो घात वाला प्रश्न हमारे पास में 20 और 6, ठीक है। मान लीजिए मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 20 और 6, तो यहाँ पर 20 और 6 ले लेता हूं, ठीक है। 20 और 6, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड, और 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है, 2 गुना 5, क्या हो जाएगा 2 गुना 5। अब कई सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर चलो इसको हमने यहां पे लिख दिया, अब इसको हमें ऐसे ही छोड़ना है, आगे हल करना है। हमेशा ध्यान रखना है एचसीएफ और एलसीएम जब आप हल करो ना एग्जाम में, तो इसको हम लोग घातों में लिख के छोड़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 1, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, और गुणा में कितनी होगी हमारे पास में 5। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई। अब अगर जाके की बात की जाए 6 का, तो 6 का हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड है। देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड ये तो पूरी दुनिया को पता है भाई कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3। कितना होता है, 2 गुना 3, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया 6, 3 2 कितना हो गया 6। ये बताने की चीजें नहीं, ठीक है। यहाँ पर घातें सेम है, 2 की घात 1 है और 3 की घात 1 है। क्यों, क्योंकि 2 की घात कुछ नहीं दे रखी और हमें पता है जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता, ऊपर वाला 1, इसलिए इस 2 की घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 3 की घात भी कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। सिंपल सा फंड है, ठीक है। अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है 20 और 6 का। किसका निकालना है, 20 और 6 का एचसीएफ निकालना है। तो 20 और 6 का एचसीएफ हमारे पास में क्या होगा, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एचसीएफ कौन होता है, जो कॉमन आता है, जो कौन आता है, कॉमन आता है। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पर 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है। अब बच्चों को समस्या ये हो जाती है कि सर हम लोग 2 की घात 2 को लें या 2 की घात 1 को लें, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर आप उसको लेना है जिसकी घात क्या हो, छोटी हो। एचसीएफ में उसको लेना होता है जिसकी घात क्या हो, छोटी हो, और इसके साथ में क्या हो, कॉमन हो। कॉमन वाले को लेना होता है एचसीएफ में, ये बात तो जाहिर सी है। लेकिन कॉमन वाले में किसको ले, छोटी घात वाले को या बड़ी घात वाले को। तो कॉमन वाले में हम लोग लेते हैं जिसकी घात क्या हो, छोटी हो। तो यहाँ पर 2 की घात 2 दे रखी है, यहाँ पर 2 की घात 1 दे रखी है, तो एचसीएफ निकालने यानी छोटी घात वाले को लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 की घात 1। सिंपल सी बात है। अब 5 और 3 दोनों ऊपर नीचे नहीं है, 5 यहां पर है लेकिन नीचे नहीं है, 3 यहां पर लेकिन ऊपर नहीं है, यानी कॉमन 2 ही निकल रहा था, तो हमने यहां पर ले लिया 2। एचसीएफ है तो हम लोग छोटी घात वाला लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आएगी, मैंने 2-3 बार रिपीट करके आपको बता दिया। अब देखो हम लोग यहां से आगे एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम की, ठीक है, पूरा ध्यान यहां पर रखो सॉरी, पूरा ध्यान आप यहां पर रखो, आपको पूरी पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम की अगर बात करें तो हम लोग यहां से निकालेंगे 20 और 26 का। किसका निकालेंगे, 20 और 6 का, सॉरी 20 और 6 का। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं आता उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो कॉमन कौन नहीं आ रहा हमारे पास में, 5 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू, अब देखो जो कॉमन आ रहा है उसमें से किसको लेंगे, कॉमन आ रहा है उसमें से किसको लेंगे, छोटी घात वाले को या बड़ी घात वाले को। तो मैंने क्या कहा था कि एलसीएम में लेते हैं छोटी घात वाले को, कॉमन आता है उसको, और एलसीएम में जो कॉमन आता है उसमें उसको लेंगे जिसकी घात क्या हो, बड़ी, यानी 2 की घात 2 को लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, एचसीएम में तो छोटी घात वाले को और एलसीएम में बड़ी घात वाले को, और इसके साथ में जो कॉमन आता है उसको लेते हैं एलसीएम में। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15,
और 2 का वर्ग कितने हो गए 4 और 15 तो कितने हो गए 60। तो मेरे हिसाब से आपको एचसीएफ और एलसीएम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम संपूर्ण बता दिया है। इसमें से छोटा प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न कतई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परीक्षा को टाइम के हिसाब से ही डिजाइन करना पड़ता है। पेपर अगर मान लीजिए यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या आ गया तो हमारे पास में टाइम तो फिक्स होता है पूरी किताब का 3 घंटे 15 मिनट में। 3 घंटे 15 मिनट में हमें पूरा पेपर सोल्व करना पड़ता है। इसलिए जो भी प्रश्न आएगा वो छोटे रूप का आएगा, ना कि बड़े रूप का आएगा। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। अब एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक के बाद में हमारे पास में एक लास्ट टॉपिक बचता है। अगर आपने उसको समझ लिया तो यूं समझो आपके पहले प्रश्नावली में कहीं कोई नंबर नहीं है कटेंगे। ठीक है? जिसने पूरे साल पढ़ी थी उसके भी पूरे में से पूरे आएंगे, और अगर आपने ये एक वीडियो देखा है तो आपके भी इतने ही नंबर आएंगे। ठीक है? इसको मैं मिटाता हूं और वो आगे वाला कंसेप्ट आपको समझाता हूं, देख लीजिए। ठीक है? तो एक टॉपिक और हमारे पास में यहां पर बच जाता है। अब देखो एक लास्ट प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछता है। क्या पूछता है कि जैसे मान लीजिए आपको याद करना होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या करना होगा? सिद्ध कीजिए। एक लास्ट टाइप का प्रश्न बच जाता है, ये लास्ट टाइप का प्रश्न हमारे पास में। या ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, इसको ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो या तो ये प्रश्न पूछ सकता है या ये प्रश्न पूछ सकता है। कहने का मतलब दोनों प्रश्न एक ही है। ठीक है? इनको कैसे पूछ सकता है? अब ना यहां पर ना आपको एक बात खास करके ध्यान रखनी है। ठीक है? 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न ये आ सकता है, ये आपको खास करके ध्यान रखनी है। ठीक है? तो यहां पर आपको क्या पूछ सकता है? या तो √2 पूछ सकता है, या √5 पूछ सकता है, या √3 पूछ सकता है, या √11 पूछ सकता है, या √7 पूछ सकता है। मतलब एग्जाम में आपकी तो किताब में दे रखा है वो √2 दे रखा है, एक √5 दे रखा है और एक √3 दे रखा है। ये 3 टाइप के प्रश्न है। ठीक है ना? लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, अगर चाहे √2 आए, चाहे √3 आए, चाहे √5 आए, चाहे √11 आए, कुछ भी आए, इनका जो करने का तरीका होगा वो होगा सेम टू सेम। अगर चाहे आपने इस एक को समझा √2 वाले को, इसका मतलब चाहे √3 है, चाहे √5 है, आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इस चीज की मेरी क्या है? गारंटी है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप सभी को एकदम ध्यान से मन लगाकर समझना है, जिससे आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आएगा। देखो अगर √2 का ये इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप देखो कैसे करोगे इसको। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपरिमेय संख्या। हालांकि हमें पता है कि रूट वाली सारी संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सिद्ध करना पड़ेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है? तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? √2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे कि माना कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। अब √2 एक परिमेय संख्या है, उसके जो नियम होते हैं वो लिखेंगे। ऐसे करते 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 लास्ट में हम लोग क्या कह देंगे कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने ऊपर लिखा है होता है वो सब कुछ उल्टा साबित होता है, और √2 हमारे पास में क्या हो जाती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अब जो मैंने बोला है, जो आपने सुना है, मेरे हिसाब से यह बात आपको समझ में नहीं आई है। अब जैसे जैसे मैं लिखता हूं वैसे वैसे आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो देखो सभी ध्यान से। सबसे पहले हमें यहां पर मानना पड़ेगा। देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको एकदम बहुत ही शांति से समझना है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये किस रूप की होनी चाहिए? p बटा q के रूप की होनी चाहिए। q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। p और q का जो HCF है हमारे पास में वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये कुछ नियम होते हैं परिमेय संख्या के। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी बताई थी जस्ट पीछे। अब देखो यहां से आगे, अब हमें यहां से क्या काम करना है? ठीक है? मैंने उत्तर स्टार्ट कर दिया। यहां पर अगर किस टाइप का भी प्रश्न आ जाए रूट वाला तो आप ऐसे करोगे। ठीक है? यहां से मैंने उत्तर स्टार्ट कर दिए।
सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा हमारा रूट दो एक परिमेय संख्या है, उसके बाद में आपको लिखना है परिमेय संख्या क्या नियम होते हैं। अगर रूट दो परिमेय संख्या है तो ये इस रूप का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब आपको इसको यहाँ से नीचे लिख के आना है, ठीक है। इसके बटा में कुछ नहीं, एक लगा दो, बराबर का निशान होता है तो वजन गुणा होता है, तो क्यू को आप किससे, पी को किससे गुणा करोगे, एक से, तो क्या हो जाएगा पी, और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में दो, और यहाँ पर क्या हो गया क्यू, क्योंकि बराबर निशान तो किससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ठीक है। अब देखो यहां से आगे हमें इस रूट को कैंसिल करना है, तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी के ऊपर घात 2 हो जाएगी, और रूट 2 में क्यू के ऊपर क्या हो जाएगी, घात 2। मेरे हिसाब से आपको ये भी बात समझ में। अब पी के ऊपर घात होगी मतलब पी स्क्वायर हो गया, और यहां से स्क्वायर इस रूट 2 के ऊपर भी है और क्यू के ऊपर भी है, तो रूट 2 के ऊपर स्क्वायर है मतलब रूट 2 की तो घात कैंसिल होगी ना इससे, और क्यू के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहां से आगे दो इस गुना में क्यू स्क्वायर काम पे चला जाएगा भाग में, हम लोग क्या कहेंगे कि पी स्क्वायर के बट्टे में 2 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग यहां से नीचे बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य, क्या है विभाज्य, देखो मैं सही लिख देता हूं आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब है कि इसके भाग में, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 के गुणा में इस साइड आएगा तो भाग में आएगा, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया पी स्क्वायर 2 से विभाज्य। अब देखो यहां से आगे, अब हमें पता है इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां से आगे, अब आपको यहां पर लिखना है क्या, पी और आर, क्या लिखोगे पी और आर। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ रही है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है पी और आर, क्या लिखोगे पी और आर। अब आपको आर के साथ किसको लिखना है, जो रूट में, जो कहां पर हो रूट में हो उसको लिखना है, ठीक है। देखो मैं आपको ये एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास में रूट में क्या है 2, तो यहाँ पर आप रूट में 2 है तो आर के साथ किसको लिखोगे, रूट में मतलब 2 को लिखोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि आर को आप किसके साथ लिखोगे, 2 के साथ। अब आर के साथ 2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जो रूट में होगा ना उसको आपको आर के साथ लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद भी इतना काम करने के बाद में आप फिर से क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे। तो एक बार आपको फिर से लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैं लिख रहा हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी हमारे पास में हो गया पी की स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2r की स्क्वायर, पी की स्क्वायर, तो पी की स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4r की स्क्वायर। अब देखो यहां से आगे पी स्क्वायर का हमारे पास में मान पड़ा है, कितना है पी स्क्वायर का मान 2q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की हम लोग क्या लिख देंगे 2, देखो पी स्क्वायर बराबर में है 2q स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास में लिखा 2q स्क्वायर बराबर में क्या होगा 4r स्क्वायर। ये मान हमने कहां से लिखा है, समीकरण नंबर 1 से लिखा है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर लिखा है, ये समीकरण नंबर 1 से हमने यहाँ पर मान रखी है, ठीक है। अब देखो ये 2 गुणा में इस साइड आएगा तो भाग में, तो ये इसी कट रहा है, 1 2 2 2 4, और q स्क्वायर बराबर में कितना हो रहा है 2r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 2 गुणा में से तो भाग में तो कट रहा है ना, तो 2 कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो हमारे पास में यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ पर भाग में, गुणा में आर स्क्वायर के, क्यू स्क्वायर यहाँ पर भाग में है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य हो गया 2 से, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य है। अब अगर देख क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो हम लोग लिखेंगे क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। अगर जे देखो जो हमने बात यहां पर लिखी ना वो बात भी आपको यहां, अब अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो हम लोग लिखेंगे पी भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास में समीकरण नंबर क्या हो गए 2। अब देखो मोटा मोटी आपका काम हो गया, यानी 90% आपका काम हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने जो एक बार काम किया इसको मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको बोले किसी कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले उसको माना कि परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो इस रूप की होनी चाहिए, ठीक है। इसको उसके बाद में आपको p को 1 से गुणा कर, p q को रूट 2 से गुणा कर दिया हो जाएगा 2 रूट में 2 q, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर।
अब हमें बताया कि ये 2 गुना पी सेट है एक भाग में, तो पी स्क्वायर किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य। अगर ये पी स्क्वायर 2 से विभाज्य तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य। क्यों होगा, तो पी भी 2 से विभाज्य क्यों होगा, देखो मैं बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए 5 की घात 2, अगर ये 2 से विभाज्य तो 5 भी 2 से विभाज्य होगा, इसका वर्ग करोगे 25 होगा। ये भी इसके भाग में है, 2 भी इसके भाग में है, तो इसके भाग में, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 2 विभाज्य, मतलब पी स्क्वायर के 2 भाग में, तो पी के भी 2 क्या होगा, भाग में होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पर काम किया कि क्यू स्क्वायर के 2 भाग में, यानी क्यू के भी 2 क्या होगा, भाग में, यानी विभाज्य होगा, इससे भाग जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि समीकरण नंबर एक तथा समीकरण नंबर 2 से आप इसका कि जो अचछेप है किसो पी और क्यू का, वो किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है, तो P और Q दोनों 2 से विभाज्य, मतलब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। जबकि परिमेय संख्या क्या बोलती है, कॉमन हमेशा कितना निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए। इसका मतलब जो परिमेय संख्या होती है उसमें जो अचछेप होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। और इसमें हमारे पास में अचछेप कितना आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, अचछेप कितना आ रहा है, 2। अब जिसमें अचछेप 2 आए, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से आप इसका कि अचछेप P और Q का किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। अब आपको क्या लिखना है, अतः हमारी अवधारणा का मतलब था जो भी हमने सोचा, अवधारणा जो भी हमने काम किया, तो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, यानी जो भी हमने काम किया वो सारा उल्टा साबित होता है। इसलिए अब हम लोग यहां पर कहेंगे कि इसलिए रूट दो एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार इस प्रश्न को डील किया। अब अगर थे मान लीजिए यहां पर हमारे पास में रूट 2 है, अब मान लीजिए रूट 2 है, अब रूट 3 हो तो क्या होगा, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, रूट 3 कर दिया, सेम टू सेम काम रहेगा। यहां पर क्या होगा, रूट 3 चलता रहेगा, तो यहां पर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य। उसके बाद में पी भी 3 से विभाज्य होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी और आर लेंगे, और आर किसके यहाँ पर 2, वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। बाकी सेम टू सेम ऐसे काम चलता रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये पूरा वीडियो समझ में, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आज जो मैंने इस वीडियो में बताया ना, अगर आपने इसको शांति से समझ लेना पूरा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके इस प्रश्न नंबर कतई ही नहीं कटेंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दूसरी पर्सनालिटी का मैराथन क्लास लेंगे, जिसके अंदर आपको A to Z दूसरी पर्सनालिटी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है।